आप सभी का डीकेसी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग कल 20 तक जीके का क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन कल किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज भी प्राचीन भारत ही है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको याद करने का कोशिश करेंगे, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय को ज़्यादा न गवाते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशेषता था वो आपको बताना है। क्या विशेषता था? पहला ऑप्शन है नगर सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है कृषक सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण सभ्यता और चौथा ऑप्शन है पूरा पाषाण सभ्यता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर सभ्यता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आगे भी फैलाएंगे, है ना। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था, ऑप्शन है आपके पास विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धन्यागार। ठीक है, धन्यागार को ही अन्नागार के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा भवन था, है ना। अगर इमारत के बारे में पूछता तो हम लोग बताते स्नानागार को। ठीक है, यहाँ भवन के बारे में पूछ रहा है तो हम लोगों का क्या होगा आंसर? धन्यागार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, तीसरा है ए. कनिंघम और चौथा है दयाराम साहनी। और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दयाराम साहनी, जो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगार मतलब बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बंदरगाह कौन सा था, पतनगार कौन सा था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 4 है आपके पास कालीबंगन, रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो। आपका आंसर क्या होगा? आप फटाफट इसका जवाब भी दे सकते हैं और अगर आपको जवाब नहीं आता है तो हम आंसर आपको दे रहे हैं, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, है ना, कनिंघम, एम. व्हीलर और पी.एस. वत्स। तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पी.एस. वत्स जो है हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। कौन सा द्रव्य ऐसा था जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। आपके पास ऑप्शन है टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। इसका आंसर होगा टेराकोटा का यूज किया जाता था उस समय
क्या बनाने में? सिक्का बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी जो थे वो कौन सा वस्तु का उत्पादन करते थे और आगे थे? किस वस्तु का उत्पादन करने में आगे थे? ऑप्शन है मुद्रा, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपास का जो उत्पादन था उसको करने में उत्पादन करने में अग्रणी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है आपके पास कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय कांसे के कुछ चीज़ें मिले हैं, तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस समय कांस्य युग था, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युग था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या? मुख्य व्यवसाय, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है कृषि। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से आपका आंसर सही क्या होगा। और सही आंसर व्यवसाय, उस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधुवासी लोग ज़्यादातर कृषि करते थे, और आपका सही आंसर भी यही होगा कि सिंधुवासी लोग का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा क्वेश्चन मिला, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हमारे पास क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे मतलब खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे? आप इन चारों में से कौन सा आंसर को सही मानेंगे, है ना। तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। नहीं गलत होगा तो हम तो जवाब दे ही रहे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर, शहरी थे, है ना। हड़प्पा वासी लोग जो थे वो लोग शहरी थे। क्या थे? शहरी। ग्रामीण नहीं थे, खानाबदोश नहीं थे, जनजातीय नहीं थे, क्या थे? शहरी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, दूसरा ऑप्शन पशुओं का आहार, तीसरा ऑप्शन शिव की भूमि और चौथा ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो आपका आंसर सही जवाब क्या होगा? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पूछ देता है, भले हल्का क्वेश्चन है लेकिन पूछता है ये हमेशा, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है यमुना नदी, रावी नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रावी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शहर पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? देखिए हड़प्पा के समय में कभी रथ हुआ करता था, और वो रथ के ऊपर एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है। ये कौन से स्थान पे मिला है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है देमावाद, चौथा ऑप्शन है कालीबंगन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देमावाद, है ना। देमावाद जो है आपका सही आंसर है, और देमावाद से ही क्या मिला था? रथ की एक प्रतिमा मिला था, रथ का एक प्रतिमा मिला था, है ना। देमावाद से, हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा कहाँ से मिला? देमावाद से मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो स्थित है? लकराना में,
या मोंटगोमेरी में, सिंध में या उधमपुर में? आपका सही आंसर क्या है? लकराना। आपका सही आंसर है, मतलब लकराना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन समझिए क्या है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऋग्वेद में सबसे प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में मिलता है। ठीक है, ऐसे भी सबसे प्राचीन वेद हम लोग किसको कहते हैं? ऋग्वेद को ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? कौन सा दस्तकारी ऐसा है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया? ऑप्शन है मृदभांड मतलब पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी मतलब काष्ठकारिता, लोहार मतलब लोहारगिरी। तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लोहारगिरी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है उपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन है रामायण, है ना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना। और थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर की तीन संतों कौन है? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन है काशी, मिथिला, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिथिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति, श्रुति, ज्ञान, शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 श्रुति माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वेद का क्या अर्थ है? वेद का, जी हाँ, वेद शब्द का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। वेद शब्द का अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन है आपके पास ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति, और इसका सही आंसर है ज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञान, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक काल में लोग सबसे पहले कौन सा धातु का यूज किए थे? ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब तांबा। मतलब वैदिकवासी लोग तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? कौन सा काम के लिए बनाया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने,
आर्थिक उत्थान और व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो आपको इन चारों में से सही जवाब क्या है ये देना है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब व्यावसायिक श्रम विभाजन। इससे ये होता था कि कौन सा लोग जो हैं कौन सा काम करते हैं, कर्म के आधार पर वर्ण को विभाजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद की संहिता में, या दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद की संहिता में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद की संहिता में, और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद की संहिता में। और आपका सही जवाब क्या होगा पहले खुद आप दीजिए, फिर मेरा जवाब तो आएगा ही, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सामवेद, जो समा बांध देता है दोस्तों, है ना। चलिए, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म विरोधी लोग को और ब्राह्मण विरोधी लोग को कौन से नाम से जाना जाता था। आपके पास 4 ऑप्शन है, यजमान, दूसरा ऑप्शन है श्रमण, तीसरा ऑप्शन है अथर्वण, और चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठीन, है ना। तो आपको सही जवाब देना है इस 4 ऑप्शन में से, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रमण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है वे संस्कृत बोलते थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। और इस तरह से आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। और आप लोग ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो अगले सेशन को भी आप देखेंगे, जो आपको कल इसी टाइम में मिल जाएगा, है ना। और अपने दोस्तों में भी इन सेशन को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।